संधि को चाहे तो हम ये बिंदी लगा करके लिखें, वर्णमाला में मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे तो अनुस्वार इसको बोलते हैं, अनुस्वार के साथ लिखें। अगर आप अनुस्वार के साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके तुरंत बाद ध आ रहा है, ध की लाइन में लास्ट क्या है, त थ द ध न, तो इस बिंदी की जगह हम न लिख सकते हैं। संधि ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर कोई आपसे कहता है कि संधि का संधि विच्छेद करो, तो संधि का संधि विच्छेद सम प्लस धी होता है। सम का मतलब होता है सम्यक, सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, सही तरीके से, और धी का मतलब होता है धारण करना, तो ठीक तरीके से धारण करना जिसको आप कहते हैं वो है संधि। क्लियर? जैसे आप लॉक लगाते हैं तो लॉक में देखते हैं ठीक से ऐसे लॉक हो जाता है ना अच्छे से, तो वो है सही तरीके से धारण करना, वो है संधि, अच्छे से जुड़ जाए। क्लियर? अब देखिए संधि में बेसिक चीजें बता रहा हूं, और ये चीज किसी आपको जल्दी मिलेगी नहीं किताब में, इवन किताब में ये वाला स्ट्रक्चर तो मिलेगा ही नहीं। और आप कोई किताब खरीद लीजिए, कोई किताब का मतलब होता है कोई किताब, किसी किताब में नहीं, इसलिए कह रहा हूं आपको। देखिए मान लीजिए कि एक शब्द है जो कि ये लिखा हुआ है ABCD, और दूसरा शब्द ये लिखा हुआ है IJKL, तो बीच में लगा हुआ है प्लस का निशान। ठीक, प्लस का निशान लिखे होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों शब्दों को हमें जोड़ना है। जोड़ना क्या है, दरअसल ये दोनों शब्द पास पास आए हैं, रखे गए। तो अब इसमें क्या है कि जो प्लस के निशान से पहले लिखा हुआ है इसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व मतलब पहले, पहले आया हुआ पद। अब पद लिखा है और कह रहे हैं शब्द आया है, तो आपको अभी बता दूं शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। आप कहीं पर शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत बारीक सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब तक कोई शब्द किसी वाक्य में नहीं आता तब तक हम उसको शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में होता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जब वो किसी के साथ आ जाएगा तो उसको हम पद कहने लग जाते हैं, इसीलिए हम यहां पद कह रहे हैं, दो अलग अलग। ठीक, जैसे आप कहते हैं कि राम, और राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है, नाउन वर्ड है। ठीक, अब आप इसको सेंटेंस में यूज कर लीजिए, राम खाता है। राम खाता है सेंटेंस में राम क्या है, तो यहां पर संज्ञा पद है। अब संज्ञा शब्द नहीं, संज्ञा पद है, तो शब्द कहिए पद कहिए एक ही बात है। तो इसलिए अगर मेरे मुंह से कभी शब्द निकले कभी पद निकले तो बात एक ही। ठीक, अब देखिए जो प्लस के निशान से पहले लिखा हुआ है वो है पूर्व पद, जो प्लस के निशान के बाद लिखा है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद। उत्तर एक अनेकार्थी शब्द है, यानी कि उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। उत्तर वो भी होता है जो प्रश्न का दिया जाता है। उत्तर एक दिशा का नाम भी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण के मतलब उत्तर क्या है, एक दिशा का भी नाम है। और उत्तर का मतलब बाद भी होता है, जैसे हम कहते हैं कि प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद के बाद। शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के बाद। ठीक, इस तरीके से। तो उत्तर का मतलब बाद, तो बाद में लिखा हुआ शब्द उत्तर पद, पहले लिखा हुआ शब्द पूर्व पद। क्लियर हो गया? अब सेकेंड पॉइंट, यहां पर जो शब्द लिखा गया है उसमें मैंने जो अक्षर लिखे हैं वो अंग्रेजी के लिखे हैं। क्यों भाई, क्यों लिखे अंग्रेजी के? क्या एवं ही लिखे हैं या कोई कारण है? तो कारण, दरअसल क्या है कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा क, तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, क, लेकिन दरअसल ये तो क और प्लस अ है, लेकिन आपको इसमें अ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और जब भी संधि की बात करते हैं तो किताबों में जो लिखा हुआ है वो गलत तो नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। क्या लिखा है किताबों में? लिखा है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो बच्चे वही रट लेते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अब
मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क को लिखा हुआ है तो ये क ही दिखाई देगा ना, इसमें दरअसल अ भी छिपा हुआ है, ये तो आपको दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैंने हिंदी के शब्दों का मतलब हिंदी के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया, वरना मैं यहां पर क ख ग घ और यहां पर च छ ज झ भी लिख सकता था। लेकिन जैसे लिखूंगा क ख ग घ तो यहां आपको घ दिखाई देगा केवल, और आप बार बार सोचेंगे ये तो व्यंजन लिखा है, ये तो व्यंजन लिखा है। इसीलिए मैंने क्या किया, बदल दिया। तो एक शब्द लिखा है, इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए जैसे आप लोग मैथ्स में मानते हैं ना, माना कि एक संख्या है x, वैसे मान लीजिए कि माना कि एक संख्या है x, मानते हैं ना, सपोज दैट एक नंबर है x। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं, जबकि x आपको भी पता है कि नंबर नहीं होता है, x एक लेटर है, और उसकी वैल्यू निकालते हैं नंबर्स में। ठीक वैसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक शब्द है ABCD, जिसमें 4 लेटर्स हैं, एक A है, एक B है, एक C है, एक D। ठीक, एक दूसरा वर्ड है, उस वर्ड में भी 4 लेटर्स हैं, I है, J है, K है, L है। अब इन दोनों वर्ड्स को पास पास लेकर के आए हैं, तो पास कौन से लेटर्स कौन से पास में आए हैं, तो आप देखेंगे D और I लेटर्स जो हैं ये पास में आए हैं, ABC नहीं आया, JKL नहीं आया, पास में कौन से आए, D और I, ये पास में। ठीक, तो जो किताबों में लिखा हुआ है वो लिखा है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि केवल वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, वर्णों के निकट आने से होने वाले चेंज को संधि कहते हैं। आपको स्वर संधि पढ़ाई जाएगी, स्वर संधि में 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। जब आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो आपको यह परिभाषा ठीक लगेगी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब आप गुण स्वर संधि पढ़ेंगे तब भी आपको ठीक लगेगी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तब भी आपको ठीक लगेगा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अयादि संधि और यण संधि में जाते हैं तब आपको पता चलेगा कि अरे वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, क्योंकि वर्णों के मेल को संधि कहने का मतलब ये हो गया कि ये है D और ये है I, और ये दोनों मिलें और तब कुछ बन जाए, मान लो X कुछ बन गया, तो हम कह रहे हैं कि वर्णों के मेल को संधि कह रहे हैं। लेकिन अगर D और I पास पास आए और केवल D में ही चेंज हो, I में चेंज ना हो, या फिर एक तीसरी स्थिति हो जाए कि जो है D और I दोनों पास पास आए और केवल I में ही चेंज हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो किताबों में लिखा रहता है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वो तो ये वाला स्ट्रक्चर है। जबकि हो क्या सकता है, ये भी हो सकता है, हो तो ये भी सकता है कि 2 पास में आए और उसके बाद D में चेंजेस आ जाए, हो ये भी सकता है कि D और I पास में आए तो I में चेंजेस हो जाए। तो चाहे दोनों मिल करके चेंज हो, चाहे किसी एक में चेंज हो, चेंज हुआ, चेंज ही संधि है। ठीक, तो जब 2 शब्द पास पास रखे जाते हैं तो निकट आने वाले वर्णों में जो रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्णों के निकट आने से आने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जो डी वाली जगह है वहां पर कोई वॉवेल हो, कोई स्वर हो। स्वर पढ़े हैं कितने, 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वर में से कोई स्वर हो सकता है कि यहां पर भी स्वर हो। इट मींस कि डी और आई यानी कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में जो लास्ट लेटर है और जो बाद में लिखा हुआ शब्द है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, दोनों ही स्वर हो। अगर ऐसा होता है
तो फिर इनके पास पास आने से जो चेंज आएगा उसको हम स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब दो स्वरों के निकट आने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। इस स्वर संधि के 5 भेद हैं और वही 5 नियम। ठीक, उसके बाद देखिए, अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि स्वर और स्वर पास पास आते हैं तो स्वर संधि होती है, तो व्यंजन और व्यंजन पास आएंगे तो व्यंजन संधि होगी। ऐसा होता तो है, लेकिन हमेशा नहीं होता। व्यंजन और व्यंजन के आने पर तो व्यंजन संधि होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आई वाली जगह पर स्वर आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि डी वाली जगह पर स्वर आ जाए। ऐसा हो सकता है, बस केवल एक चीज नहीं हो सकती कि एक ही टाइम पर दोनों जगह स्वर आ जाए। अगर एक ही टाइम पर दोनों जगह स्वर आ जाएगा तब तो फिर वो स्वर संधि हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम एक साइड व्यंजन जरूर आएगा, या तो डी वाली जगह पर या आई वाली जगह पर या दोनों जगह पर। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसमें। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इन तीनों ही कॉम्बिनेशंस में जो संधि होगी वो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक, बात समझ रहे यहां पर? अब देखिए, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है इसमें लगभग 13-14 नियम ऐसे हैं जो कि व्यंजन प्लस व्यंजन के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नियम इसी से संबंधित है, इसलिए लोग यही समझते हैं कि व्यंजन व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। एक नियम केवल ऐसा है जो कि व्यंजन प्लस स्वर का है, जिसमें व्यंजन इधर साइड होगा डी वाली जगह पर और आई वाली जगह पर क्या होगा? स्वर होगा। ठीक, तो एक। उसके बाद स्वर प्लस व्यंजन, इसके संबंध में 2 नियम है केवल, यानी कि डी वाली जगह पर क्या होगा? स्वर होगा और आई वाली जगह पर व्यंजन होगा। इसके बारे में 2 नियम पढ़ने। तो टोटल जो है वो लगभग 15-16 नियम है जो हम लोग को पढ़ने होंगे व्यंजन संधि में। ठीक, तीसरी स्थिति यह है कि डी वाली जगह पर विसर्ग हो और आई वाली जगह पर स्वर या व्यंजन में से कुछ भी। अगर ऐसा होता है तो संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। अब मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आई वाली जगह पर विसर्ग क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि विसर्ग से कोई वर्ड शुरू नहीं होता। अगर आपको वर्णमाला याद हो तो वर्णमाला में मैंने आपसे बताया था कि अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं और अयोगवाह की विशेषता क्या होती है कि ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये हमेशा बाद में ही आएंगे, पहले कभी नहीं आ सकते, शुरुआत इनसे नहीं हो सकती। ठीक, तो इसलिए हमेशा डी वाली जगह पर ही आएगा, यानी कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में ही विसर्ग आएगा, कभी भी बाद में लिखे हुए शब्द के शुरू में विसर्ग नहीं आ सकता। तो शुरू में क्या आएगा? या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, इसमें से कुछ भी हो। तो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। ठीक, तो आप देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? डी, क्योंकि स्वर और स्वर यहां तो खैर दोनों ही सेम है, तो स्वर संधि। इसमें अगर आप देखें तो व्यंजन किसी एक साइड आता है, लेकिन ज्यादा नियम कौन से हैं? व्यंजन प्लस व्यंजन वाले या फिर व्यंजन प्लस स्वर। तो डी वाली जगह पर व्यंजन आने के नियम ज्यादा हैं, तो हम कह रहे हैं कि डी वाली जगह के बेसिस पर व्यंजन संधि, और विसर्ग भी डी वाली जगह पर ही आ रहा है तो विसर्ग संधि। तो दोनों प्लेसेस में से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है? डी वाला प्लेस है, जहां पर चेंज आता है जनरली। ऐसा नहीं है कि हमेशा डी वाली जगह पर ही आता है, कभी कभी आई वाली जगह पर भी चेंज आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि डी वाली जगह पर ही चेंज आएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।